दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हमारे विजन कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो आपके जीवन में नए नए रास्ते लेकर आता है। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हो, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, टीचर्स और पीएससी, आईएएस, हर फील्ड में कॉमर्स सब्जेक्ट की सहायता से आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, अब मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा अकाउंट, और अकाउंट सब्जेक्ट में यदि आप 12th में ज्यादा नंबर लेकर आना चाहते हो दोस्तों, तो आपको अकाउंट में थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। लेकिन यदि आपका थ्योरिकल स्ट्रांग होगा तो प्रैक्टिकल अपने आप से बनेगा। दोस्तों, तो किसको स्ट्रांग करोगे? आप सबसे पहले अपने थ्योरिकल को स्ट्रांग करो दोस्तों, ताकि आपकी फोटो भी इस विजन के सुपरस्टार में लगे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपसे यदि हमारा सब्जेक्ट, आपका कोर्स पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। तो आप लोग कैसे हो? आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फर्म का विघटन या समापन। विघटन या समापन, ध्यान रखिए, मतलब कि किन स्थिति में व्यापार बंद हो जाता, फर्म अपना व्यापार कब बंद करती। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर अब इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा कि वसूली खाता क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, वसूली खाता साझेदारी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण खाता है। कौन सा खाता भाई? सबसे महत्वपूर्ण खाता है। इसे फर्म के विघटन या समापन पर बनाया जाता है। काय पर? विघटन या समापन पर बनाया जाता है। इसमें संपत्ति और दायित्वों का लेखा किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अब आगे देखिएगा, इसमें संपत्ति की वसूली को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। जितना भी वसूल होगा उसे कहां लिखेंगे हम? क्रेडिट पक्ष में। और दायित्वों के भुगतान को, किसके भुगतान को? दायित्वों के भुगतान को डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? डेबिट पक्ष में। तो कुल बता दूं, यदि पैसा वसूल होता है तो वो कहां जाएगा? क्रेडिट पक्ष में। और यदि आपको व्यापार के खर्चों का भुगतान करना है तो वो कहां जाएगा? डेबिट पक्ष में। लेकिन इसमें कुछ मदों का लेखा नहीं किया जाता, जैसे बोल बता, देखिएगा ध्यान से, जैसे बैंक, रोकड़, फंड, कोष, संचय, चालू खाता, पूंजी खाता और साझेदार के ऋण का लेखा नहीं किया जाता। अब पूछा जाएगा कि वसूली खाते की प्रकृति कैसी होती है? तो वसूली खाते की प्रकृति नाम मात्र की होती है। कैसी होती है? नाम मात्र की होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वसूली खाता क्या है? देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में क्या अंतर है। मैं दोनों के बारे में पहले बता चुका हूं कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, और अभी बताया मैंने आपको वसूली खाता क्या है। और हमने पहले भी कहा था कि एक डिफरेंस से, एक अंतर से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो देखिएगा ध्यान से भाई, सबसे पहले हमें क्या याद करना जरूरी? आधार, निर्माण, दूसरा लेखा, व्यय, खाते और जीवन काल। ये 5 हमारे आधार है। इन आधार की सहायता से हम पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में क्या करेंगे दोस्तों? अंतर। निर्माण, पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण साझेदार के प्रवेश और निवृत्ति पर किया जाता। कब किया जाता भाई? पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण साझेदार के प्रवेश और निवृत्ति पर किया जाता है, जबकि वसूली खाते का निर्माण फर्म के विघटन या समापन पर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, लेखा। लेखे का मतलब कि पुनर्मूल्यांकन और वसूली खाते में किन किन मदों को लिखा जाता है। तो सेकेंड आएगा लेखा। पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति और दायित्वों की कमी वृद्धि को लिखा जाता है, जबकि वसूली खाते में संपत्ति और दायित्वों की, किसकी? संपत्ति और दायित्वों की वसूली और भुगतान को लिखा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा व्यय। व्यय मतलब खर्च। कौन खर्च लिखता है और कौन खर्च नहीं लिखता। तो पुनर्मूल्यांकन खाते में व्ययों का लेखा नहीं किया जाता, जबकि वसूली खाते में व्ययों का लेखा किया जाता है। तो जो खर्च होंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे, वो वसूली खाता लिखेगा, लेकिन पुनर्मूल्यांकन खाते में नहीं लिखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा खाते। भाई पुनर्मूल्यांकन खाते, ध्यान सुनिएगा, पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति और दायित्व के खाते हमेशा खुले रहते हैं, बंद नहीं होंगे, हमेशा खुले रहते हैं। जबकि वसूली खाते में संपत्ति और दायित्व के खाते बंद हो जाते हैं। भाई बंद क्यों हो जाते? क्योंकि व्यापारी बंद हो जाता तो खाते लिखेगा कौन। लास्ट पॉइंट, जीवन काल। क्या आएगा? जीवन काल, लाइफ टाइम। सुनिएगा ध्यान से, पुनर्मूल्यांकन खाता कंपनी के जीवन काल में कई बार, कितनी बार, कई बार खोला जाता है, जबकि वसूली खाता कंपनी के जीवन काल में केवल एक बार खोला जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीवन काल फिर से बोलूं, यह पुनर्मूल्यांकन खाता कंपनी के जीवन काल में कई बार खोला जाता है, जबकि वसूली खाता कंपनी के जीवन काल में, फर्म के जीवन काल में केवल एक ही बार खोला जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फर्म का विघटन या समापन। भाई ऐसी कौन कौन सी दशा है जब फर्म अपना व्यापार बंद कर देती है, उससे समापन कर देती है? तो ऐसी 5 दशा है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, किसके अनुसार? 1932 के अनुसार निम्न दशाओं में फर्म अपना विघटन कर सकती है। पहली दशा ठहराव द्वारा, किसके द्वारा? ठहराव। और ठहराव क्या? ठहराव को हम बोलेंगे अनुबंध या समझौता। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 के अनुसार, किसके अनुसार? 40 के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 के अनुसार सभी साझेदार आपसी ठहराव या समझौते के द्वारा फर्म का विघटन कर सकते हैं। इसमें सभी साझेदार की समझौती, सहमति और समझौता होना अनिवार्य। दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है अनिवार्य विघटन। क्या आएगा? अनिवार्य। ध्यान रखिएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 41 के अनुसार, किसके अनुसार? 41 के अनुसार निम्न दशाओं में अनिवार्य विघटन हो सकता है। इसके लिए 3 दशाएं सबसे अनिवार्य है, ध्यान सुनिएगा। नंबर 1, जब कोई साझेदार दिवालिया हो गया हो, या फिर एक साझेदार को छोड़कर शेष सभी साझेदार दिवालिया हो गए हो। नंबर 2, जब फर्म का व्यापार अवैध हो गया हो, अर्थात फर्म में गांजा, चरस, अफीम या ऐसा कोई कार्य किया हो जिसे कानून मान्यता न देता हो। थर्ड पॉइंट, जब साझेदारों की संख्या अधिक हो गई हो, जो साझेदारों की संख्या निश्चित की गई है उससे अधिक होने पर भी फर्म का विघटन हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, आकस्मिक विघटन। इसे कहा जाता है सहयोग द्वारा विघटन। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 42 के अनुसार निम्न दशाओं में आकस्मिक या सहयोग द्वारा विघटन किया जा सकता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी दशा है? इसमें 4 आकस्मिक दशा है। नंबर 1, जब कोई साझेदार दिवालिया हो गया हो। क्या हो गया हो? दिवालिया। दूसरा, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो गई हो, दिवालिया और मृत्यु। थर्ड आएगा, जब फर्म की अवधि पूरी हो गई है, जिस अवधि के लिए, जिस समय के लिए फर्म निश्चित की गई हो, उस अवधि को पूरा होने पर भी फर्म का विघटन किया जा सकता है। चौथा पॉइंट आएगा, जब फर्म का उद्देश्य पूरा हो गया हो, हमने जिस उद्देश्य के लिए फर्म बनाई और उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फर्म का विघटन किया जा सकता है। अगर हम आगे देखिए दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट आएगा ऐच्छिक विघटन। ऐच्छिक का मतलब होता है जिसमें सभी साझेदारों की इच्छा अनिवार्य हो। तो वही बोलेंगे हम लोग, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 43 के अनुसार, किसके अनुसार? 43 के अनुसार सभी साझेदार अपनी इच्छा से न्यायालय में, कहां पर? न्यायालय में आवेदन देकर फर्म का ऐच्छिक विघटन कर सकते हैं। लेकिन इस विघटन में सभी साझेदारों की इच्छा शामिल होना चाहिए। यदि कोई भी साझेदार शामिल नहीं होता है या उसकी इच्छा नहीं होती है तो फर्म का विघटन नहीं होगा। हमारा 5वां और लास्ट पॉइंट है न्यायालय द्वारा विघटन। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 44 के अनुसार निम्न दशाओं में न्यायालय द्वारा विघटन होता है। दशाएं कौन कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, किन दशाओं में न्यायालय के द्वारा विघटन होता है, ये 3 नंबर में आता है कि न्यायालय द्वारा किन किन दशाओं में फर्म का विघटन होता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जब कोई साझेदार
पागल हो गया हो। क्या हो गया हो? पागल। जब कोई साझेदार दिवालिया हो गया हो। दिवालिया का मैंने बताया था कि कर्जा ज्यादा होगा और संपत्ति कम होगी। जब कोई साझेदार अयोग्य हो गया। अयोग्य मतलब उसके अंदर जो योग्यता चाहिए थी वो योग्यता ना हो। जब कोई साझेदार दोषी हो, अर्थात कोई उन्होंने जुर्म किया हो और कानून या न्यायालय ने उसे कोई सजा दी हो। जब फर्म में लगातार हानि हो तो भी न्यायालय विघटन कर सकता है। लास्ट पॉइंट आएगा, जब कोई साझेदार विपरीत कार्य करता है, अर्थात फर्म में जो कार्य करना हो उस कार्य के वो विपरीत करता हो। जैसे हमने हमारा व्यापार किराना दुकान है कपड़े के लिए खोला हो और हम वहां से गांजा चरस अफीम बेचेंगे तो यह विपरीत कार्य होगा। ऐसी स्थिति में भी न्यायालय द्वारा विघटन हो जाएगा। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर। अब साझेदारी का समापन क्या होता है और फर्म का समापन क्या होता है? भाई साझेदारी का समापन जब 3, 4, 2 या 5 लोग व्यापार कर रहे, 2 लोग व्यापार कर रहे, दोनों में झगड़ा हो गया तो इसे बोलेंगे साझेदारी का समापन। अब वो दोनों अपने व्यापार में ताला लगा देते हैं और अपना अपना सामान घर ले जाते हैं तो इसे बोलेंगे फर्म का समापन। तो दोनों में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है, ध्यान से देखिएगा। पहले आधार, समापन क्या आएगा? समापन। भाई साझेदारी के समापन में किसके? अरे भाई साझेदारी के समापन में व्यापार समाप्त नहीं होता, जबकि फर्म के समापन में व्यापार समाप्त हो जाता है। आपसी संबंध, भाई साझेदारी के समापन में आपसी संबंध नहीं टूटते। किसमें? साझेदारी के समापन में आपसी संबंध नहीं टूटते, जबकि फर्म के समापन में आपसी संबंध टूट जाते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है संपत्ति और दायित्व। संपत्ति और दायित्व, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। भाई साझेदारी के समापन में संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है, अर्थात उनकी दोबारा गणना होती है। भाई फर्म के समापन में संपत्ति और दायित्वों की वसूली और भुगतान होती है, अर्थात जो संपत्ति हो उनका पैसा वसूल कर लो और जो दायित्व हो, जो कर्जा हो, जो ऋण, उनका भुगतान कर दो। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फर्म के विघटन या समापन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? वैसे तो 5 खाते इंपोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको पूरे बताऊंगा। ध्यान रखिएगा कि फर्म के विघटन या समापन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। नंबर 1, वसूली खाता। कौन सा खाता? वसूली खाता, मतलब पैसा कैसे वसूल हुआ उसका लिखेंगे। दूसरा, साझेदार का पूंजी खाता, जिसमें साझेदार की पूंजी के बारे में लिखा जाता है। थर्ड, साझेदार का चालू खाता, जिसमें उसके चालू खाते संबंधित बातें लिखी जाती है। साझेदार का ऋण खाता, इसमें साझेदार ने कितना ऋण लिया या कितना ऋण दिया उसे लिखा जाता है। तो 4 हो गए, वसूली खाता, साझेदार का पूंजी खाता, साझेदार का चालू खाता और साझेदार का ऋण खाता। आगे देखिएगा, 5वां आएगा रोकड़ या बैंक खाता। इसे रोकड़ खाता भी कहा जाता है और बैंक खाता भी कहा जाता है। आप जब गणित हल करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो आपसे कहा जाएगा कि या तो रोकड़ खाता बनाइए या बैंक खाता, जो बोले आपको वही लिखना, जबकि दोनों एक ही है। लेनदार का खाता, संयुक्त बीमा पॉलिसी खाता और संचय कोष खाता। इस प्रकार फर्म के विघटन या समापन पर 8 खाते खोले जाते। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर संपत्तियों का वसूली खाते में हस्तांतरण और निस्तारण। निस्तारण मतलब निपटारा कैसे किया जाता है, मतलब जो संपत्ति होगी उसको कैसे वसूली खाते में लिखेंगे और वसूली खाते में लिखने के बाद कैसे उन संपत्तियों का निपटारा करेंगे कि अगर मान लो व्यापार बंद हो गया तो जो संपत्ति बच गई उसका करे क्या, ये कहलाता है आपका निस्तारण या निपटारा। तो देखिएगा ध्यान से इसका आंसर। सबसे पहले बताऊंगा कि हस्तांतरण कैसे किया जाता है। तो देखिए पहला पॉइंट, भाई संपत्तियों को वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? डेबिट पक्ष में। आपने देखा होगा कि चिट्ठे में संपत्ति कहां लिखी रहती है? क्रेडिट पक्ष में। उन्हें लिखेंगे कहां पर? डेबिट पक्ष में। एक पहला मैंने बोला कि संपत्तियों को वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। दूसरा, संपत्तियों को उनके पुस्तकी मूल्य पर, कौन से मूल्य पर? पुस्तकी मूल्य पर लिखा जाता है, मतलब जो मूल्य बुक में दिया है सेम वही का वही मूल्य आपको लिखना है। तीसरा,
भाई सुनिएगा क्या आएगा, रोकड़ या बैंक शेष को वसूली खाते में नहीं लिखते। किसको? रोकड़ या बैंक शेष को वसूली खाते में नहीं लिखेंगे। 4 पॉइंट, जो कृत्रिम संपत्तियां होती है उनको भी वसूली खाते में नहीं लिखा जाता। अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो हमारा हस्तांतरण हो गया। हस्तांतरण का मतलब कौन कौन सी संपत्ति बची उसको लेकर हम आ गए। अब उन संपत्ति का करें क्या? वो कहलाएगा आपका निस्तारण। तो निस्तारण देखिएगा ध्यान से, निस्तारण को अपन गांव की भाषा में बोलेंगे निपटारा। कैसे संपत्तियों को निपटारा किया, तो देखिएगा। नंबर 1, इससे सबसे पहले लेनदारों का अर्थात दायित्वों का भुगतान करेंगे। पर किसका भुगतान करेंगे? लेनदारों या दायित्वों का। दूसरा, इससे हम खर्चों का भुगतान करेंगे। जैसे हमने नाश्ते वालों को देना, किराने वालों को देना, कपड़े वालों को देना, कच्चे माल वालों को देना, तो हम खर्चों का भुगतान करेंगे। तीसरा, यदि किसी साझेदार ने कोई ऋण दिया हो तो वह साझेदार अपने ऋण की कमी को पूरा करने के लिए संपत्ति को ले सकता है। जैसे मान लो सत्यम सर ने 50,000 का फर्म को ऋण दिया, तो उस स्थिति में वह फर्म के कंप्यूटर फर्नीचर को ले सकते हैं। इससे सत्यम सर का ऋण पूरा हो जाएगा। ठीक दोस्तों? हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न 7वां, फर्म के समापन पर दायित्वों को वसूली खाते में कैसे हस्तांतरित किया जाता है और कैसे उसका निपटारा किया जाता है। तो पहले बताऊंगा हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब लाना कि कौन कौन से दायित्व कर्जे बचे। तो देखिए हस्तांतरण क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, नंबर 1, दायित्वों को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? क्रेडिट पक्ष में। आपने देखा होगा दायित्व होते हैं कहां पर? डेबिट में। तो डेबिट से कहां पर जाएंगे? आपके क्रेडिट में। तो नंबर 1 बोलेंगे दायित्वों को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। नंबर 2, दायित्वों को उनके पुस्तक के मूल्य पर लिखा जाएगा। मतलब जो मूल्य जैसा पुस्तक में दिया वैसा का वैसा लिख देंगे। तीसरा, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों का ऋण खाते और संचय का लेखा वसूली खाते में नहीं किया जाता। ये तो क्या हो गया? हस्तांतरण, मतलब इतने अपने दायित्व। अब रहेगा इसका निपटारा या निस्तारण कैसे किया जाता है दायित्वों का। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार आपने संपत्तियों का निपटारा किया था, ठीक उसी प्रकार दायित्वों का निपटारा सेम टू सेम होगा। दोनों का निस्तारण, संपत्ति और दायित्व दोनों का निस्तारण और निपटारा सेम होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, बाय।